हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप इसे पूरे लास्ट तक देखिएगा। यह टीपीए के ऊपर बनाया गया है और टीपीए में जितने महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो महत्वपूर्ण केस हैं, केवल हमने उसी को इसमें शामिल किया है, क्योंकि टीपीए में बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें कुछ न कुछ सिद्धांत निहित हैं और वो बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेगा। किताबें पढ़ने का इस समय अवसर टाइम नहीं है, तो बहुत कम समय है। इसके लिए आपको रैपिड जो रिवीजन करने के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे जो है पूरा देखेंगे तो पूरी उम्मीद है कि इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे और भी जो वीडियो हैं वो मिल सकें, क्योंकि हमारे माध्यम से आपको केवल ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सीधे आपकी एग्ज़ाम को हिट करते हैं। और इसमें न तो अनावश्यक हम आपका टाइम खर्च करते हैं और ना ही किसी तरह का आपको हम गलत दिशा में ले जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अधिक से अधिक जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद बेहद महत्वपूर्ण जो है वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि टीपीए में किस प्रकार के जो सिद्धांत हैं, किस किस सेक्शन में वो दिए गए हैं और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस हैं वो क्या हैं। पहला है रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, अर्थात दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम। तो यह नियम जो है यह धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 13 को जब देखेंगे टीपीए एक्ट की, तो उसमें दिया गया है कि अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, अर्थात अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा। तो इसके अनुसार जब अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए कोई अंतरण किया जाता है तो ऐसा जो अंतरण है वह संपूर्ण होगा, अर्थात वो उसे आजीवन हित का अंतरण नहीं किया जा सकता। आजीवन हित से तात्पर्य है कि इसको ऐसी संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है कि वह केवल अपने जीवन तक इसे यूज करेगा, इसके बाद यह किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अजन्मे व्यक्ति को अगर कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है तो यह जो है केवल इसे एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र किया जाएगा, अर्थात इसे संपूर्ण हित ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जो दोहरी संभावना का नियम है यह जो है व्हाइटवी बनाम मिचेल के केस में प्रतिपादित किया गया था और यह भारत में प्रचलित नहीं है। इंग्लैंड में यह नियम लागू होता था, खैर वहाँ अब इसे समाप्त कर दिया गया है। 1925 में जो है इस नियम को 1925 में इस नियम को जो है इंग्लैंड में भी अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस नियम के अंतर्गत क्या होता था, तो इसको अगर समझ लेंगे तो यह गलती नहीं होगी, वहाँ भूलेंगे नहीं। एग्जाम हॉल में हमेशा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है तो प्रश्न भूलता नहीं है। तो दोहरी संभावना का नियम का तात्पर्य है कि यहाँ पर दो संभावनाएं होती हैं। तो पहली संभावना यह है कि एक तो अजन्मा व्यक्ति जिसके पक्ष में संपत्ति ट्रांसफ़र की जा रही है वह खुद जन्म ले, अर्थात उसका भी जन्म ही नहीं हुआ है। और दूसरी संभावना यह है कि ऐसे अजन्मे व्यक्ति की संतान भी जन्म ले। तो यहाँ पर जो है जो संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है अजन्मे व्यक्ति को ट्रांसफ़र की गई है और वह आजीवन उसको यूज करेगा और उसके बाद उसका जो पुत्र होगा उसको संपत्ति ट्रांसफ़र होगी। तो इसे ही जो है दोहरी संभावना का नियम कहा जाता है, जिसे व्हाइटवी बनाम मिचेल के केस में प्रतिपादित किया गया था और अब इंग्लैंड में समाप्त कर दिया गया है। और भारत के संबंध में अगर देखेंगे तो इससे संबंधित केस है गिरजेश दत्त बनाम दाता दीन की केस। तो यह केस महत्वपूर्ण है। इसमें जो है यह निर्णय दिया गया था कि अवैध अंतरण पर आधारित वैध अंतरण भी अवैध ही होता है। नेक्स्ट, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम यह धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है और शाश्वतता का तात्पर्य है कि किसी संपत्ति को अनिश्चित काल के लिए ट्रांसफ़र करने से रोक लगा देना है, उसे ही शाश्वतता कहा जाता है। और इसके विरुद्ध नियम धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार जो अंतरणकर्ता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अंतरित की गई संपत्ति का जो अंतरण है वह अवैध होता है। अर्थात जब अंतरण पे रोक लगा दी जाए कि यह हमारी जो संपत्ति है हमारी आने वाली 50 पीढ़ियों तक जो है यह अंतरित नहीं की जा सकेगी, तो ऐसा जो ट्रांसफ़र है वह अवैध हो जाता है। इसका उदाहरण है जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी कोई ज़मीन है, उस अपनी ज़मीन को अगले 500 साल के लिए यह नियम बना देता है अगले 500 साल तक के लिए यह अंतरित नहीं की जा सकती है। तो ऐसा जो नियम है या ऐसा कोई अंतरण है वह वैध नहीं होगा, अवैध होगा। लेकिन यह इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या हैं? लोक लाभ के लिए जो है शाश्वत काल के लिए जो संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। व्यक्तिगत करार है उसके तहत किया जा सकता है। भूमि के साथ साथ चलने वाली अगर कोई संविदा है उसके तहत किया जा सकता है। और भार और बंधक है तो उसके तहत भी यह जो है शाश्वत काल के लिए संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से रोक लगाई जा सकती है।
नेक्स्ट है पूर्विक हित की निष्फलता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत जो है धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट संचयन के विरुद्ध नियम। तो संचयन के विरुद्ध नियम जो है धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जब कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है तो उस संपत्ति से अगर कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम को कब तक संचित किया जा सकता है। तो यही जो नियम है यह धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है और इसमें जो इनकम संचित की जाएगी वह अंतरण की तारीख से 18 वर्ष तक या जो ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति है उसके जीवन काल तक। तो यह जो है दो शर्तें हैं जिस अवधि तक इसे संचित किया जा सकता है। और शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो कि धारा 14 के अंतर्गत बताया गया है और संचयन जो धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है, इसके अपवाद जो है वह धारा 18 में है। नेक्स्ट है सशर्त अंतरण। तो सशर्त अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस या कंडीशन प्रेसिडेंट। ये दो सिद्धांत हैं, यह धारा 26 के अंतर्गत निहित हैं। इसे ही यथा समीपता का सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर इनसे संबंधित ये शब्द पूछे जाते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस किस में है या कंडीशन प्रेसिडेंट किस धारा के अंतर्गत सिद्धांत है या यथाशक्य समीपता का सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत है, तो ये धारा 26 के अंतर्गत है। और ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसको जब धारा 26 को देखेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो धारा 26 में यह प्रावधान है कि जहाँ कोई संपत्ति अंतरण के जो शर्तें हैं, कुछ शर्तें अधिरोपित करती हैं, तो यदि उस शर्त का सारतः अनुपालन कर दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस शर्त की पूर्ति हो गई है। तो सारतः अनुपालन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है कि ए जो है यह 5,000 रुपये बी को ट्रांसफ़र करता है और शर्त क्या रखता है कि जो बी है यह सी, डी और ई की सहमति से विवाह करेगा। तो इसी दौरान ई की मृत्यु हो जाती है और जो बी है वह बचे हुए जो शेष सी और डी हैं इनकी सहमति से विवाह करता है। तो यहाँ यह मान लिया जाएगा कि जो बी है उसने शर्त का सारतः अनुपालन कर दिया है, क्योंकि ई सी की सहमति लेना जो है संभव नहीं है, लेकिन उसने सी और डी की सहमति लिया है तो वो जो है सारतः अनुपालन कर दिया है। लेकिन अगर वह विवाह कर देता और सी और डी की भी सहमति न लेता तो ऐसी स्थिति माना जाता कि उसने शर्त का पालन नहीं किया है। तो इसे ही यथाशक्य समीपता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस या कंडीशन प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सिद्धांत धारा 26 के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट है विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा निर्निहित होने के विरोध में है। तो ये जो बातें हैं यह धारा 26 और धारा 29 के अंतर्गत निहित हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन या त्वरण का सिद्धांत, यह जो है धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। तो त्वरण का है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, रूल ऑफ कॉन्शियंस और अंतःचेतना का सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत। तो ये जो चार सिद्धांत हैं ये धारा 35 के अंतर्गत दिए गए हैं और धारा 35 जो है अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। और क्योंकि ये अध्याय भी पूछा गया था एक बार पीसीएसजी के एग्जाम में, तो इसे आप जानते रहेंगे, ठीक रहेगा। तो यह चार सिद्धांत धारा 35 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, रूल ऑफ कॉन्शियंस, अंतःचेतना का सिद्धांत और निर्वाचन का सिद्धांत कहा जाता है। और धारा 35 के संबंध में कुछ और प्रश्न प्री परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को एक ही समय में अनुमोदन करने और अस्वीकार करने की अनुमति नहीं होती है, तो यह सिद्धांत किसमें है? 35 में है। निर्वाचन के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति दो अधिकारों में से केवल एक ही चुन सकता है जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं था। और नेक्स्ट है निर्वाचन का सिद्धांत मुसलमानों पर लागू नहीं होता है, लेकिन इसे प्रीवी काउंसिल ने सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली के केस में इस सिद्धांत को मुसलमानों के ऊपर भी लागू किया था। और महत्वपूर्ण जो केस है सरदार मोहम्मद अफजल खान बनाम गुलाम कासिम खान का केस किससे संबंधित है? तो धारा 35 में निर्वाचन से संबंधित है। और है रमैया बनाम महालक्ष्मी। और एक तीसरी केस है वेलिमई बनाम नागप्पा। तो यह जो तीन केसें हैं ये तीनों जो है इसी से संबंधित हैं धारा 35 से। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट अर्थात प्रभाजन का सिद्धांत। तो प्रभाजन का सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह सिद्धांत जो है धारा 36 में दिया गया है। और समय के द्वारा प्रभाजन ये भी पूछ लेता है कि समय के द्वारा प्रभाजन जो है यह किसके अंतर्गत दिया गया है? तो यह भी धारा
36 में दिया गया है। इसे कालिक प्रभाजन, इतने शब्दों से नाम से इसे पूछा जा सकता है। कालिक प्रभाजन, समय द्वारा प्रभाजन या प्रभाजन का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत हैं ये धारा 36 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है अंशदान का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो यह सिद्धांत धारा 37 में निहित है। धारा 41 के अंतर्गत देखते हैं। धारा 41 में दृश्यमान स्वामी के द्वारा अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया है और इसके जो संबंधित जो महत्वपूर्ण केस हैं, जो केस पूछे जाते हैं, इसमें है राजकुमार कुंडू बनाम मैक्वीन का केस, जय दयाल पोद्दार बनाम बीरा के केस है, सूरज रतन तिरानी बनाम आजमाबाद टी कंपनी का केस है और प्रताप चंद बनाम शहीदा बीबी हैं, मोहम्मद सुलेमान बनाम सकीना बीबी हैं। तो इतनी जो केस हैं यह आपके ध्यान में रहना जरूरी है। इससे कई बार ये केस पूछे गए हैं। और दृश्यमान स्वामी का तात्पर्य है कि कोई जो प्रॉपर्टी है जिस व्यक्ति के कब्जे में है, तो तीसरे व्यक्ति के द्वारा अगर यह देखा जाता है तो यह प्रतीत होता है कि ये जो व्यक्ति है यही इस संपत्ति का स्वामी है और इसके द्वारा जब अंतरण किया जाता है तो वही जो है दृश्यमान स्वामी के द्वारा अंतरण कहा जाता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 41 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है विबंध द्वारा अनुदान का परिपोषण। तो यह जो सिद्धांत है धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। इसे फीडिंग ग्रांट बाई स्टापल कहा जाता है। तो यह सिद्धांत धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है और इससे संबंधित जो एक महत्वपूर्ण केस है उसका नाम है तिलकधारी बनाम खेदन लाल का। और धारा 41 और धारा 43 इससे संबंधित एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता है। अर्थात इसे ही जो है एक सूक्ति है, नेमो डेट कोट नॉन हैबिट। तो ये पूछा जाता है कि यह इसका क्या अर्थ है या किस धारा से संबंधित है। तो इसका जो तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अपने से बेहतर स्वत्व अर्जित नहीं कर सकता है, लेकिन इसका अपवाद दिया गया है धारा 41 और धारा 43 के अंतर्गत। तो धारा 43 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान है कि अपराधिकृत व्यक्ति जब संपत्ति ट्रांसफ़र कर देता है, एक व्यक्ति है एक अवसर पर, मान लीजिए एक टाइम है, इस दौरान यह एक अपनी संपत्ति को ये ट्रांसफ़र कर देता है और ऐसी संपत्ति ट्रांसफ़र करता है जो इसकी खुद है ही नहीं, लेकिन बाद में यह इस संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त कर लेता है, तो वह जो है मना नहीं कर सकता कि उसको ट्रांसफ़र करते समय उस संपत्ति का ट्रांसफ़र करने का उसके पास अधिकार नहीं था। तो इसे ही विबंध द्वारा अनुदान का परितोषण का सिद्धांत कहा जाता है और यह धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 41 और धारा 43 को अगर देखेंगे तो इसमें यह दिया गया है, कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंट। तो इसका तात्पर्य है कि लंबितवाद का सिद्धांत। तो यह जो है धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस हैं वह बेनामी बनाम सिवाइन का है और फैयाज हुसैन खान बनाम प्राग नारायण। तो ये दो केस तो याद रहने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये दो केस सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और एक है कृष्णन बनाम शिवप्पा और नेक्स्ट केस है बिशन सिंह बनाम खजान सिंह। तो ये जो केस हैं ये धारा 52 से संबंधित हैं जो कि लंबितवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट केस है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र अर्थात कपटपूर्ण अंतरण। तो यह कपटपूर्ण अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 53 के अंतर्गत दिया गया है और इससे संबंधित एक केस है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है मुसहर साहू बनाम लाला हकीम लाल। तो कपटपूर्ण अंतरण के अंतर्गत क्या आता है, इसमें है कि अचल संपत्ति का ऐसा अंतरण जो कि अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया जाता है, तो उसे ही कपटपूर्ण अंतरण कहा जाता है। और ऐसा जो अंतरण है वह लेनदारों अर्थात जिसके पक्ष में अंतरण किया जा रहा है तो उनके विकल्प पर क्या होगा, यह शून्यकरणीय होगा, शून्यकरणीय होगा, शून्य नहीं होगा ये। नेक्स्ट है भागिक पालन का सिद्धांत अर्थात इसे जो है पार्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो भागिक पालन के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 53A के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण केस हैं वह है मेडिसन बनाम एल्टरसन का, मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली का, आरिफ बनाम जयदुनाथ का है,
पीर बख्श बनाम सरदार मोहम्मद ताहिर का है, रणछोड़ दास बनाम देवजी का है और नंदकिशोर बनाम हजारी लाल का है। तो ये सारे केस बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये केस कई बार पूछे जा चुके हैं। सीधे सीधे केस पूछे गए हैं कि यह केस किससे संबंधित है, किस प्रावधान से संबंधित है या किस धारा से संबंधित है। तो इसे भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग अर्थात क्रमबंधन का सिद्धांत। तो क्रमबंधन का सिद्धांत जो है यह धारा 56 में और धारा 81 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 60 से संबंधित जो सिद्धांत हैं कि वंस मॉर्टगेज ऑलवेज मॉर्टगेज अर्थात एक बार बंधक सदैव बंधक। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है यह धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। हालांकि इस धारा 60 के अंतर्गत यह शब्दों का प्रयोग किया गया है कि मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार। तो अधिकार के बारे में प्रावधान धारा 60 में है, लेकिन धारा 60 के अंतर्गत जो सिद्धांत है वह यह जो सदैव बंधक होता है और जो बंधक करने वाला व्यक्ति है वह कभी भी अपना बंधक मोचन करा सकता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस हैं उसको देखेंगे। तो इसमें 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है इसमें क्या निर्णय दिया गया था। तो पहला है हैरिस बनाम हैरिस का। तो इसी केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि एक बार बंधक सदैव बंधक। लेकिन नॉक्स बनाम राइस का केस आता है बाद में, इसमें ये कहा जाता है कि एक बार बंधक सदैव बंधक और कुछ नहीं केवल बंधक। तो यह जो है नोक्स बनाम राइस का केस है। तो और ये इसलिए दोनों जो केस हैं ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपके मेंस में भी बहुत काम आने वाले हैं। खैर प्री में ये स्टेटमेंट यही पूछ लेता है कि यह किस केस में कहा गया था। और तीसरी महत्वपूर्ण केस है स्टैनले बनाम विलडे। तो इसमें मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध या कोई बाधा जो होती है वह शून्य होती है, ऐसा निर्णय दिया गया था स्टैनले बनाम विलडे के केस में। और अन्य जो केस है यह है क्रेगलिंगर बनाम न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड। आगे देखते हैं धारा 61 के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत समाहित है। तो धारा 61 में है समेकन का सिद्धांत। नेक्स्ट है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। तो बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि के बारे में अगर प्रावधान देखेंगे तो यह धारा 63 के अंतर्गत और धारा 70 में दिया गया है। और अनुवृद्धि जो है धारा 63 में है और अभिवृद्धि पूछी जाती है, अभिवृद्धि। तो यह जो है धारा 63A के अंतर्गत दी गई है। और अनुवृद्धि और अभिवृद्धि में अगर आप अंतर देखेंगे तो जो अनुवृद्धि होती है यह किसी संपत्ति में स्वतः हो जाती है। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ है तो वह स्वतः जो है बड़ा हो जाता है और उसमें फल आने लगते हैं। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है वह ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा यह अभिवृद्धि की जाती है। जैसे कोई बंजर ज़मीन है और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के कब्जे में है वह उसमें उसे सुधार करके उसे उपजाऊ बना देता है, तो वह उस संपत्ति में क्या करता है, अभिवृद्धि करता है, उसकी जो उपजाऊपन है उसको सुधारता है। लेकिन जो अनुवृद्धि होती है वह स्वतः होती है। और धारा 73 को देखते हैं तो धारा 73 के अंतर्गत प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो टीपीए से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो उसमें दिए गए हैं जिन धाराओं में, उन धाराओं को हमने देखा है। और पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे तो और यह आपकी एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत धन्यवाद।